नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। गजब माहौल चल रहा है भारत का। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। अरुणाचल में अगर एक नौजवान ने प्रधानमंत्री को झंडा दिखा दिया, लद्दाख में आंदोलन हुआ तो जो लद्दाख में जिसको सबसे अच्छा व्यक्ति बताती थी बीजेपी, उसी को गिरफ्तार कर लिया गया, सोनम वांगचुक को। तो लद्दाख के लोगों में बड़ा प्रेम है जिसके लिए, उसको गिरफ्तार करके सुनाए जोधपुर लाया गया। डरे क्यों हैं मोदी जी? क्यों नहीं सुन पा रहे बात? और वो अमेरिका जहां नारा लगाने गए थे मोदी जी, अब की बार ट्रम्प सरकार, उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, सेना अध्यक्ष को बुला के दावत दी। और भारत की विदेश नीति इतनी शानदार है कि विदेशी दवाओं पर 100% टैरिफ लगा दिया, हमारा धंधा चौपट कर दिया। हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं डर के आगे। और आई लव मोहम्मद के नाम पर क्यों विवाद खड़ा किया जा रहा है? क्या बिहार चुनाव से पहले ये सब करना जरूरी है? तमाम शानदार बातें अभय दुबे जी के पास साथ ले चलता हूं आपको उनके पास। आपसे रिक्वेस्ट है 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है अभय दुबे जी। आपसे पहला सवाल पूछने से पहले मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। एक पंडित जी थे, उन्हें सिर खोपड़ी पढ़ने का, सिर पढ़ने का बड़ा शौक था। वो एक दिन रास्ते में जा रहे थे, देखा एक आदमी मर गया, उसका केवल सिर पड़ा हुआ है और उसके सिर के ऊपर लिखा हुआ है कि अभी कुछ बाकी है। अब पंडित जी बड़े हैरान थे कि ये सिर पड़ा हुआ है, केवल एक बिल्कुल कंकाल के रूप में इस पर लिखा है अभी कुछ बाकी है, अब क्या बाकी रहा होगा? अब पंडित जी उस खोपड़ी को उठा के घर पे ले आए और दिन रात बस उसको देखें, उसका मनन करें। काम धंधा बंद हो गया, रोजी रोटी की लाले पड़ गए। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उठा के, डंडा उठा के पूरी उसके सिर को भी तोड़ दिया। तब पंडित जी ने कहा, ओहो, अभी ये बाकी था। तो भारत और अमेरिका के संबंधों में सिर्फ यही बाकी था कि ट्रम्प साहब ने व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बुलाया, उन्हें महान आदमी बताया और उसके साथ ही विदेशी दवाओं पे 100% का टैरिफ लगा दिया। भारत की दवा उद्योग धड़ाम। उधर कराची में अमेरिका का एक युद्धपोत पहुंचने की खबर आ गई। इसका मतलब सिर्फ यही बाकी था। अब की बार ट्रम्प सरकार का जो नारा लगाया था मोदी जी ने, तो शायद ये उसका रिटर्न गिफ्ट था। कैसे हम इतना बड़ी चूक कर गए? हमारे डोभाल साहब को कुछ पता ही नहीं रहता कि दुनिया में चल क्या रहा है। वो अपने ऊपर फिल्म बनाने में बिजी रहते हैं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई विदेश नीति नहीं। क्या अब यही बाकी था या अभी और कुछ भी बाकी है अभय जी? अभी और भी कुछ होगा। ये बात केवल यहीं पे खत्म नहीं होगी। देखिए, अमेरिका ने तय कर लिया है कि उसे पाकिस्तान को एशिया प्रशांत सागर क्षेत्र में भारत के मुकाबले एक संतुलनकारी ताकत के रूप में स्थापित करना है। ये मैं विदेश नीति की भाषा में ही आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जो इंडो पैसिफिक एरिया है, इंडो पैसिफिक एरिया में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरना चाहता था। बहुत मुद्दतों से भारत के शासक जो भी रहे हों, भारत मनमोहन सिंह से पहले, नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह थे, उनसे पहले और भी शासक थे। सब लोगों की इच्छा ये रही है कि एशिया प्रशांत सागर में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे। और दुनिया की जो स्थिति है, अभी से नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लगातार, उसमें ये तकरीबन असंभव है कि बिना अमेरिका की मर्जी से कोई क्षेत्रीय स्तर की ताकत बन पाए। अगर आपको एक रीजनल फोर्स बनना है तो आपको कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ आपके ऊपर होना जरूरी है। अमेरिका चूंकि पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा की गारंटी देता था, तो अमेरिका के हाथ का मतलब है कि पश्चिमी यूरोप का हाथ भी आपकी पीठ पे है। केवल चीन का प्रयास, एक जमाने में सोवियत संघ का प्रयास ऐसा था, वो विश्व शक्ति बना बिना अमेरिका की मर्जी के, अमेरिका से लड़के बना। और चीन का प्रयास, चीन इस स्थिति में है कि वो अमेरिका से जद्दोजहद करके, अमेरिका से प्रतियोगिता करके अपने आप को कायम किए हुए है। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। यहां तक कि यूरोप भी, जब ट्रम्प साहब नाखुश हो गए यूरोप से और यूरोप को उन्होंने, ट्रम्प साहब ने धता बतानी शुरू कर दी, तो यूरोप भी थोड़ी बहुत फूफा शुरू में करने के बाद में अब अमेरिका के पीछे लाइन लगाकर खड़ा हुआ है। क्योंकि यूरोप जानता है कि वो सामरिक शक्ति अपनी, अगर स्वतंत्र बनाना चाहता है तो उसे कम से कम 20 साल लगेंगे और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। यूरोप की समृद्धि का राज यही है कि उसे फौज पे नहीं पैसा खर्च करना पड़ता, अमेरिका उसके बिहाफ पे खर्च करता है। तो अब जब अमेरिका ने यह तय कर लिया है कि भारत को उभरने नहीं देना है, तो उसे बीच बीच में भारत को झटके देते ही रहना होगा। और वो झटके पाकिस्तान के जरिए ही दिए जाएंगे। पाकिस्तान जो है ना, वो
अब अमेरिका कोई भूटान के जरिए थोड़ी ना भारत को प्रतिसंतुलित करेगा, या नेपाल के जरिए थोड़ी ना भारत को प्रतिसंतुलित करेगा, या श्रीलंका के जरिए नहीं भारत को प्रतिसंतुलित करेगा। क्योंकि चीन और अमेरिका की जो प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता के केंद्र में भी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने चूंकि एटमी हथियार प्राप्त कर लिए हैं, पाकिस्तान ने जैसे भी प्राप्त किए गए हों, किन परिस्थितियों में प्राप्त किए गए हों, हमें उनके बारे में पता है और हम आगे भी और इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का अकेला ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। इसीलिए अभी उसने सऊदी अरब से एक बहुत जबरदस्त समझौता किया है पाकिस्तान ने, और सऊदी अरब को ऐसा आश्वासन दिया है जो कोई भी देश किसी और दूसरे देश को नहीं दे सकता। अगर आपके ऊपर हमला होगा तो हमारे परमाणु हथियार आपके इस्तेमाल के लिए खुले होंगे। ऐसा चीन भी नहीं करता है, अमेरिका भी नहीं करता है, फ्रांस भी नहीं करता है, ब्रिटेन भी नहीं करता है ऐसा जैसा पाकिस्तान ने किया। तो पाकिस्तान अपने लिए एक विशिष्ट जगह बना रहा है, अमेरिका की उसमें भरपूर मदद है, और चीन भी पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तानी विदेश नीति की सफलता का राज यह है कि उसने एक साथ अमेरिका और चीन दोनों को साथ रखा है। अब आप देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर वहां जाते हैं और कहते हैं कि आपने युद्ध विराम कराया, तारीफ करते हैं ट्रंप की, और जिन हथियारों से वो लड़ रहा था, जिस एयर डिफेंस सिस्टम से लड़ रहा था, वो चीन के दिए हुए थे। इसका मतलब चीन और अमेरिका दोनों पाकिस्तान के साथ हैं, भारत के साथ कोई भी नहीं है। भारत इस मामले में पूरी तरह अकेला पड़ गया है, और भारत की जो दुनिया में एक महत्वपूर्ण और ताकतवर राष्ट्र बनने की जो महत्वाकांक्षाएं थी, उनको इस पूरे घटनाक्रम से बहुत बड़ा धक्का लगा है। इसलिए इस प्रकार के झटके लगते रहेंगे। लेकिन अभय जी, ये बिजनेस के धक्के लगे तो सही मान भी लिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका के कराची में युद्धपोत पहुंचने की खबर ये अपने आप में चौंकाती है, क्योंकि भारत की गोदी मीडिया ने जब झड़प हुई थी तो कराची पे कब्जा करा दिया था भारत का। कराची पे हमला हो गया, भारत का कब्जा हो गया, तो कराची बड़ी सेंसिटिव जगह है। वहां अगर अमेरिका का युद्धपोत पहुंच गया, ऐसी खबरें हैं सामने, तो ये भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से तो बड़ा खतरा है। एक तरफ हमने प्रधानमंत्री जी ने, हम एक लाइन मैं पूरी कर दूं, अभय जी याद होगा बड़ा खतरनाक बयान दे दिया था प्रधानमंत्री जी ने। ये कहा था कि अगर भारत पे इस तरह का कभी कोई आतंकी हमला हुआ तो इसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और हम युद्ध की तरह कार्रवाई करेंगे। मुझे लगा ये बड़ा खतरनाक बयान है। आतंकी कोई भी घटना करेंगे तो बहुत उनके लिए लॉटरी लग जाएगी। इसको तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी की और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की डॉक्ट्रिन के तौर पर पेश किया था। विदेश नीति के एक नए सिद्धांत, एक आधारभूत सिद्धांत के तौर पर पेश किया था कि भारत के खिलाफ की गई कोई भी आतंकवादी कार्रवाई जो है ना, वो डिक्लेरेशन ऑफ वार मानी जाएगी और भारत उसके खिलाफ वार छेड़ देगा। तो उसमें बहुत से लोगों ने कहा था कि भाई ऐसा आप कब तक करेंगे, क्योंकि जो आतंकवादी संगठन होते हैं वो तो जरूरी नहीं है कि किसी के नियंत्रण में हमेशा काम करते रहे हो, वो तो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। एक वक्त तक वो किसी स्टेट के तहत काम भी करते हैं, लेकिन जब चाहते हैं तो उसके बाद का उल्लंघन कर कुछ भी कर देते हैं। अगर भारत की तरफ किसी ने संगठन कर दिया तो क्या उस देश पे थोड़ा चढ़ दौड़ाएंगे, पूरा तो ना कर लेंगे उससे। लेकिन मोदी जी तो किसी की सुनते नहीं है, और मोदी जी के सलाहकार मंडल है वो भी बड़ा अजीबोगरीब किस्म का है। दुनिया का सबसे अक्षम विदेश नीति का सलाहकार मंडल मोदी जी का है। विदेश नीति दुनिया के सबसे अक्षम विदेश नीति के मामले में प्रधानमंत्री हैं, और एस जयशंकर दुनिया के सबसे अक्षम विदेश मंत्री। ये स्थिति है यहाँ की। इनको कुछ भी नहीं पता है, ये केवल एक ही तिकड़म में लगे रहते हैं कि किस तरीके से एक झूठा नैरेटिव गढ़ा जाए और अपनी सत्ता को किसी तरीके से बनाए रखा जाए। मीडिया चूंकि इनके हाथ से खाना खाता है, इनके हाथ से दिया हुआ पानी पीता है, इसलिए इनसे वो जवाब तलबी करता नहीं, इसलिए किसी बात का इनको डर नहीं है। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति भारत के लिए बहुत नुकसानदेह है। आपका कहना बिल्कुल सही है, और मैं ये मानता हूं कि किसी भी समय कुछ ऐसा हो सकता है जो अनिष्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अमेरिका और चीन की शह से कोई गलत काम भी कर सकते हैं। ऐसा गलत काम कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग कुछ सोच नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। और मैं देखिए ना, इस तरह के आंदोलन भड़कने लगे। अब जैसे अरुणाचल का मामला, जब प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाया, लद्दाख का मामला,
सोनम वांगचुक को एनएसए में गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अभी कुछ महीने पहले से तो सोनम वांगचुक बड़े अच्छे थे। उन्होंने वाकई में लद्दाख में, मैं तो गया हूँ कई बार, वहाँ की उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, उन्होंने कई अच्छे मूवमेंट किए हैं, लेकिन अब वो एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। संजय सिंह ने और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है कि आप चीन से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पे लगातार सोनम वांगचुक चीन की गतिविधियों का विरोध करते रहे हैं। लद्दाख बड़ा सेंसिटिव है हमारे लिए, और मैं तो बहुत बार गया हूँ, मैंने देखा है, बड़ा सुंदर है लेकिन बड़ा सेंसिटिव है। लद्दाख भाई अगर देखिए भड़क रहा है, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो रही है, तो ये तो बड़ा संजय जी, खतरनाक सब। संजय जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे हमला किया गया और उसमें आग लगा दी गई, तो सरकार को कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाना था। ये सरकार चलती ही इसी कीमत पे है कि कोई इस तरह से प्रतिक्रिया करो, लोगों को लगेगा अरे जबरदस्त काम कर दिया, वाह वाह मोदी जी ने ये कर दिया, जबरदस्त काम कर दिया। और उनके सपोर्टर और मीडिया उसी बात पे चलते हैं। वहां से लाइन आ जाती है, जोशी जी का आपने फोन किया, पीएमओ से लाइन बताया, पीएमओ से लाइन आ जाती है, वही लाइन सब लोग लेने लगते हैं। कोई उस लाइन का विरोध करता नहीं है। अब इस वक्त पूरे मीडिया में कोई नहीं बता रहा है कि भाई सोनम वांगचुक दरअसल हैं क्या और उनकी क्या उपलब्धियां हैं, वो कितने लोकप्रिय हैं, कितने तरह के राष्ट्रीय सम्मान उनको प्राप्त हो चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। वो उन जैसा व्यक्ति तो किसी भी देश का नाम ऊंचा करने वाला होता है। सोनम वांगचुक भारत का नाम ऊंचा करने वाले व्यक्ति हैं। जो 3 इडियट फिल्म बनी थी, उसका जो प्रमुख चरित्र था आमिर खान द्वारा निभाया गया, उसकी प्रेरणा सोनम वांगचुक के जीवन से ली गई थी। मैंने वो स्कूल देखा है लद्दाख में। जी जी, तो मैं ये कहना ये चाहता हूं कि ये सब जो कर रहे हैं, ये सब इनके ही खिलाफ जाएगा। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार होने से इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि इनकी और गिरेगी और छोड़ना ही पड़ेगा उनको देर सवेर उनको। बताइए, आप लद्दाख से उसको जोधपुर जेल ले आए, ऐसी सूचना है सोनम वांगचुक को। इतना डर है कि आप लद्दाख की जेल में भी। ये लोग समझते हैं कि इसी में हमारी काबिलियत है। आप इस वक्त सोच रहे होंगे देखो हमने क्या किया, इसी में हमारी काबिलियत है। अच्छा, ये एक ऐसी सरकार है जो कभी गलती अपनी स्वीकार नहीं करती है। हाँ, गलती स्वीकार करेगी तो कभी परेशानी हो गलती जाएगी। स्वीकार नहीं करती है। भाई आप लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये तो बात जब आपने धारा 370 को बदला था, हाँ, उसका 135 वाला वो खत्म किया था, तो उसमें आपने ही तो आश्वासन दिया था उसको, संसद में खड़े होकर लद्दाख के साथ ऐसा करेंगे। ठीक बात, वही तो वो मांग कर रहे थे। तो आपने अभी तक आप ढीले ढाले तरीके से इस काम को करते रहे, आंदोलन गर्म होता रहा। कब तक आप लंबी छूट देंगे किसी चीज को? सही बात है। हाँ, चूंकि पूरे देश की परिस्थितियां खराब हो रही हैं, वो लोग भी बहुत दिनों से 15 दिन से ज्यादा अनशन कर रहे थे। सोनम वांगचुक में जब ये घटना हुई, हिंसा की और आगजनी की घटना हुई, तो उन्होंने यही तो कहा कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन की विफलता है और उसका परिणाम है। भाई सरकार ने अपनी लायतलाली से और अपनी निष्ठुरता से एक शांतिपूर्ण आंदोलन को सफल नहीं होने दिया। ये लोग नहीं चाहते थे कि लद्दाख को विशेष दर्जा देने के का श्रेय सीधे वांगचुक को मिल जाए, इसलिए उसको वो ढीले डाले हुए थे उसको। बिल्कुल ठीक बात है। और इधर भी किया है और अब अंततः वो देंगे विदेश रात लग जाए और मोदी जी जाकर उसका श्रेय लेंगे कि हमने दिया। तो पूरा खेल ही है, मोदी हर चीज का श्रेय लेंगे। यहाँ तक कि अगर बिहार के चुनाव में महिलाओं को कुछ धन देना है, मान लीजिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है, 2 दिन तक पहले खबर थी कि नीतीश कुमार करने वाले हैं। पीएमओ ने फोन नहीं किया कि आप नहीं करेंगे, मोदी जी करेंगे। यानी वो है मुख्यमंत्री की योजना मुख्यमंत्री के नाम से है, लेकिन उसको जारी कौन कर रहे हैं? श्रीमान विश्वगुरु। लेकिन ये बड़ा खराब नहीं है कि चुनाव से ठीक पहले आप ऐसा पैसा बांट रहे हैं? रिश्वत और क्या होती है? आपने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ये चुनाव से ठीक 2 महीने पहले, 1 महीने पहले इस तरह पैसा बांट देना, ये तो चुनाव सीधा सीधा खुली घूस है, नंगी घूस है। इसका तो बचाव ही नहीं किया सकता। केवल नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी के नाम पर जो वक्तव्य दिए थे, उन वक्तव्यों को ही अगर आप पेश कर दें तो नरेंद्र मोदी को शर्म के मारे पानी पानी हो जाना चाहिए। खुद नीतीश कुमार ने इस प्रकार से मुफ्त चीजों को बांटने के खिलाफ जो वक्तव्य दिए थे वो पेश कर दिए जाएं तो नीतीश कुमार को पानी पानी हो जाना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, अब तो वो 2 भाई हैं, नीतीश और नरेंद्र और नीतीश 2 भाई हैं। उन्हें बिहार की बहनों का इतना ख्याल है कि वो व्याकुल हुए जा रहे हैं, तो उनके वो खाते में वो डाल ले। अब आप बताइए कि अभी तो 75 लाख बहनों के खाते में डाले हैं, अभी 25 लाख बहनों के खाते में और डालेंगे। और एक ऐसा राज्य ये पैसा बांट रहा है, जिसके ऊपर
जिसका कुल बजट जितने का होता है उससे ज्यादा उसके ऊपर कर्ज है। ऐसा राज्य ये पैसा बांट रहा है। अच्छा, और एक और बात है कि आपने सुना, आप किसी को 10,000 रुपए दे दी तो क्या वो उसे कोई रोजगार मिल जाएगा उसे? भाई 10,000 रुपए देने के बाद क्या सीधा संदेश है, हमने आपको 10,000 रुपया दिया है, आप हमें वोट दीजिए। अच्छा, लोग दे देंगे वोट, फिर हम लोग 6 दे देंगे महीने वोट, बाद समीक्षा करेंगे कि हम आपको आगे और कुछ दें या न दें। लोग दे देंगे वोट। उनको लगता है कि महिलाओं वोट दे देंगी 10,000 रुपए पाने के बाद। मुझे बहुत आश्चर्य दुख होगा अगर ऐसा होता है। देखिए, देश बहुत गरीब देश है, लोगों को सरकार अचानक पैसा देती है तो उनके मन में थोड़ा सा एक राहत उन्हें फील होती है और कृतज्ञता भाव भी पैदा होता है स्वाभाविक रूप से। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मोदी जी 20 साल से चल रही सरकार, 20 साल से सरकार ने कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए, जो किया वो सब ऐसा ही है, मतलब कुछ खास नहीं है उसके अंदर, कोई ठोस उपलब्धि नहीं है उसके अंदर। अगर इस तरह से रुपया बांट के ये लोग वोट ले सकते हैं और दोबारा सरकार में आ सकते हैं तो ठीक है, इसी तरह देश में इसी तरह के लोग हुकूमत करेंगे, हम लोग कर ही क्या सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये सब करने के बावजूद भी उनको महिलाओं के वोट उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह की उन्हें उम्मीद है। तो ये ना, मुझे लगता है कि जो जैन जी का माहौल बदला है, नौजवान लोगों ने माहौल बदला है, एक बात। दूसरा, बिहार में जिस तरह वोट चोरी का मामला गरमाया है, लोगों के जहन में ये आया है कि ये वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। इन दो बातों ने चीजें बदली हैं। इसी का नतीजा है कि ये जो हैं महिलाओं को इस तरह रुपए देकर सोच रहे हैं कि शायद हमारी हुकूमत बच जाए। आपको लगता है जैन जी के तेवरों ने और राहुल गांधी के वोट चोरी ने मामला रोका है, डराया है? देखिए, माहौल तो इनके खिलाफ है। अच्छा, आज मैंने इस बात का पता लगाया कि जो महिला वोटर हैं उनमें जो यादवों में जो महिला वोटर हैं उनका नीतीश कुमार के प्रति क्या दृष्टिकोण है, मुसलमानों में जो महिला वोटर हैं उनका नीतीश कुमार के प्रति क्या दृष्टिकोण है, सीपीआई एमएल के जो के समर्थक का जनाधार है उनका, उसकी जो महिलाएं हैं उनका एनडीए के प्रति क्या दृष्टिकोण है, मदन सहनी की जो पार्टी और बिरादरी है निषाद, उनका मशवरा, उनका क्या दृष्टिकोण है इनके बाद। तो दरअसल ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं एनडीए का समर्थन नहीं करती, ये नीतीश कुमार के साथ नहीं है। अच्छा, अब राहुल गांधी ने एक संकल्प पत्र पेश किया है पिछड़ी जातियों वाले सवाल पे, और उन पिछड़ी जातियों में बिहार की पिछड़ी जातियों के नेता ही उनके साथ थे जिनकी 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 राय पर उन्होंने ये सारा किया है। देखिए, पाला खिंच गया है। आज प्रियंका गांधी ने भी सदाकत आश्रम में एक बहुत बड़ा महिलाओं का संवाद आयोजित किया। वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। उस घटना में प्रियंका गांधी खुद कम बोली। वहां पर जो महिलाएं आई हुई थी, चाहे वो आशा में काम करती हों, चाहे वो आंगनवाड़ी में काम करती हों, चाहे वो कौन सी वो दीदी हैं वहां पर, जीविका दीदी हों, वो हों, सबको बुलाया गया था और सबने अपने अपने तजुर्बे बताए कि उनकी सरकार के प्रति क्या तजुर्बे हैं और वो क्यों, जिस तरह उन्होंने एक जमाने में सरकार को स्थापित किया था उसी तरीके से सरकार को वो हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार की तमाम महिलाओं ने बातचीत की। तो फिर प्रियंका गांधी ने उसे यही कहा कि भाई, एक बार आपको पैसा दे दिया जाए, इससे तो आपका सम्मान नहीं होता, इससे तो आपको रोजगार नहीं मिलता। महागठबंधन ने कहा कि हम आपको 2,500 रुपए पर महीने देंगे लगातार, हम आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जितना भी आपका इलाज होगा, चाहे सर्जरी हो, चाहे दवाएं हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन हो, उसके लिए हम आपको 25 लाख रुपए देंगे, जैसे राजस्थान में दिया गया था। हम शहरी और ग्रामीण परिवारों को 3 डेसिमल और 5 डेसिमल मुफ्त जमीन देंगे और उनकी मिल्कियत जो है, उनकी ओनरशिप, उनका मालिकाना जो है वो महिलाओं के नाम करेंगे। तो उन्होंने भी अपना मॉडल रखा है इनके सामने। तो अब ये क्या होता है, और साथ में माहौल भी इन लोगों के पक्ष में नहीं है। इस बात को ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, मोदी जी इस बात को जानते हैं कि अगर वो बिहार का चुनाव हार गए तो उनका ग्राफ रुकेगा नहीं, फिर कोई मोदी कितना भी थामने की कोशिश करे वो नीचे गिरते चला जाएगा। इसलिए वो किसी भी कीमत पर हर हथकंडा अपनाकर बिहार का चुनाव जो है वो हारना नहीं चाहते। हाँ, इसीलिए क्योंकि लोग देखिए, आज जो उन्होंने किया है वो भारत के इतिहास में चुनाव से पहले किसी भी राज्य में होने वाला सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है आज तक का। कोई छोटी मोटी घटना नहीं, ये डर ही कहलाता है जी। इस बीच में ज्ञानेश कुमार को भी डर लगने लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जो चुनाव आए हुए थे तो राज्य निर्वाचन आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
गुरदीप सिंह सप्पल लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता उत्तराखंड में बहुत नीचे तक स्तर तक जाके पड़ताल कर रहे थे और ये मामला दोहरी चुनाव वाला गया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 2 लाख रुपए का जुर्माना, यानी शुरुआत हो गई है और निर्वाचन आयोग को समझ में आ रहा होगा कि अब इस तरह वोट चोरी का जिस तरह कर्नाटक में सीआईडी जांच कर रही है, शायद सपने में राहुल गांधी नजर आने लगे होंगे ज्ञानेश कुमार को। देखिए, इन लोगों के लिए ये जो एक नापाक गठजोड़ है भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार के बीच में, जिसको राहुल गांधी कहते हैं भाई इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप है, ये दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो ये गठजोड़ जो है इस गठजोड़ की पोल तो राहुल गांधी ने खोल दी है पूरी तरीके से। अब इसके ऊपर लगातार चोट पे चोट होती ही रहेगी और अदालतें कब तक हाथ खींचेंगी अपना? कभी ना कभी तो अदालतों को इनके खिलाफ एक ठोस कोई फैसला देना पड़ेगा उनके ऊपर। तो ये सब मामला इस तरीके से चल नहीं पाएगा जिस तरह ये लोग चलाना चाहते हैं। दूसरा मुझे ये लगता है कि अभय जी की एक चीज और भी हो रही है। मैं कुछ ऐसे मुस्लिम धर्म गुरुओं को जानता हूं जिनके बारे में ये आरोप लगता है कि वो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं और मैं जिस तरह एक हिंदू कटबुल्ले हैं सिर्फ मुस्लिम में भी कुछ एक तबका ऐसा है जो शायद चाहता है कि माहौल खराब हो। आई लव मोहम्मद के नाम पर देश भर में एक आंदोलन खड़ा हो रहा है। कोई समस्या नहीं है, मैं भी मोहम्मद साहब को बहुत मानता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। अगर सब मुसलमान अपने घर के आगे बैनर लगाएंगे आई लव मोहम्मद, मैं भी लगाऊंगा, क्योंकि कोई भी अगर भगवान राम हो, यीशु हो, गुरु नानक जी हो, मोहम्मद साहब हो, हर एक की जो परंपराएं हैं, जो ज्ञान है, वो सबके लिए अच्छा है। कोई भी धर्म हिंसा की बात नहीं करता, लेकिन अचानक ये आंदोलन खड़ा किया जा रहा है और उसमें कई जगह पथराव, लाठीचार्ज की खबरें आ रही हैं। क्या लगता है ये स्वतः आंदोलन है, कोई ताकत है जो ऐसे आंदोलन को खड़ा करना चाहती है? कि मुझे तो पूरा शक है। देखिए, ये हवा में से अचानक कोई बात पैदा होती है, कोई उसका आधार नहीं है, अचानक एक विचित्र किस्म की बात पैदा होती है। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में किसी को आई लव मोहम्मद कहते हुए नहीं सुना। मैं अच्छा खासा उम्र में वरिष्ठ व्यक्ति हूँ, मुद्दतों से देश की राजनीति कम से कम 40 साल हो गए हैं देखते देखते, देश की राजनीति पर लिखते, बोलते, सुनते, पढ़ते, आप लोगों से चर्चा करते हुए। ये अचानक कहां से प्रकट हो गया? प्रकट भी हो गया, आंदोलन की शक्ल भी ले ली, पुलिस लाठीचार्ज भी कर रही है, सब कुछ हो रहा है। मतलब ये पूरा मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से माहौल बनाया जाए, हिंदू ध्रुवीकरण कैसे किया जाए, उसी के सब हथकंडे हैं। और जब तक ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, जब तक इन लोगों के ऊपर एक इफेक्टिव, प्रभावशाली, प्रभावी रोक नहीं लगती, तब तक ये बीच बीच में ये दिन रात यही सोचते रहते हैं कि कुछ ऐसा ही किया जाए। ये दिन रात ये सोचते रहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए जो राम मंदिर बन गया, अब राम मंदिर के पास में वो मस्जिद भी बननी है, सुप्रीम कोर्ट का है, तो अब विनय कटियार साहब प्रकट हो गए। विनय कटियार बिल्कुल लुप्त थे हवा में, बिल्कुल गायब थे विनय कटियार, ऐसा लगता है उनका वजूद मिट गया है। आज अखबार में उनकी तस्वीर है, हाथ जोड़े हुए नमस्ते कर रहे हैं, कह रहे हो मस्जिद की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कोई कुछ भी, देखिए ये बिल्कुल दिन रात यही करते रहते हैं लोग। ये एक मशीन है, सांप्रदायिकता की एक मशीन है, जैसे चक्की लगातार चलाते रहो तो पीसती रहती है वो। तो ये एक जैसी चक्की है जो लगातार सांप्रदायिकता का आटा पीसती रहती है, धीमे या तेज गति से पीसती रहती है। और इन लोगों को लगता है कि इस तरीके से हमेशा माहौल और राजनीति को गर्म किए रखो। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री दे रखा है, उसका दिन रात यही काम है केवल, और कोई इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है उसको। राजनीति का बिल्कुल एक ही लहजा उसे पता है, और दूसरे किसी लहजे में राजनीति होती है उन्हें पता नहीं। कोई दिलचस्पी भी नहीं है उसके अंदर, ना प्रशासन में दिलचस्पी है, ना उत्तर प्रदेश में कुछ किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। केवल मुसलमान विरोध, मुसलमानों को गाली दो, हिंदुओं को भड़काओ, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, यही हालात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने तसल्ली दी। ये तो अभय जी पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझे यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। कमेंट करिएगा, हम लोग संपर्क में रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।